और एक और बहुत अच्छी जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस डेट के अंदर भी इसकी कंपोजिशन जो है, ये कहाँ से हमने रेस किया हुआ है, उसमें बड़ी तब्दीली आई है। तो जो हमारा 22 के अंदर डेट था, जून 22 के अंदर, उसमें तकरीबन 43%, 43% जो है वो हमारा जो मल्टीलैटरल्स हैं, जिनको हम कहते हैं, जैसे जिसमें कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस तरह के दूसरे जो है इंटरनेशनल अदारे जिनसे हमने लिया हुआ है, उनका कंट्रीब्यूशन 43% था। और आपको पता है कि वो ये जो मल्टीलैटरल्स का डेट होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, 15, 20, 25 साल के लोन्स होते हैं लॉन्ग टर्म, और उसमें जो रिलेटेड उसका जो इंटरेस्ट कास्ट होती है वो भी थोड़ी कम होती है। तो लेकिन इसके अंदर हमने इस कंपोनेंट को, ये रिलेटिवली जो बेहतर डेट है क्योंकि इसकी कास्ट कम होती, इसमें इजाफा किया है। तो ये 43% था जो 2022 के अंदर, ये बढ़ के अब तकरीबन 50% पे चला गया है। तो इस वक्त हमारा जो टोटल डेट है उसमें आधा तकरीबन जो है वो मल्टीलैटरल्स का है, जिसकी कास्ट जो है वो रिलेटिवली लोअर साइड पे। तो इसीलिए आप देखें कि हमारी जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो, हालांकि डेट लेवल सेम है, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट्स हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रही हैं, और वो इसके बावजूद कम हो रही हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ गए हैं काफ़ी। जो पहले कोई 3-4 साल पहले 2% के करीब, 1.5% पे भी होते थे, तो वो अब 4, 4.25, 4.5% पे पहुंच गए हैं। तो लेकिन इस डेट रेट, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बावजूद भी हमारी इंटरेस्ट कास्ट जो है वो बढ़ने की बजाय कम हुई है। और उसकी मेन वजह यह है कि हमारे डेट की कंपोजिशन जो है वो चेंज हुई है, और पहले जो ज़्यादा एक्सपेंसिव डेट था जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, उसकी बजाय अब हमने जो नया डेट लिया है वो ज़्यादा रिलेटिवली जो है वो उस पर इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ता है। और साथ साथ हमारे डेट का जो मेच्योरिटी का लेवल है, जो कितनी देर के बाद हमें पे करना है, उसकी भी, उसमें भी जो है वो उसका उसके ड्यूरेशन में इजाफा हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो एक्सटर्नल डेट की सस्टेनेबिलिटी है और हमारी कैपेसिटी टू डील विद दिस डेट वो बहुत इंक्रीज हुई है, क्योंकि हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं जबकि हमारा डेट एक जगह पे रुका हुआ है, और उसकी जो कंपोजिशन है उसमें भी काफ़ी चेंज आ गया है। सो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है वो जो रेटिंग एजेंसीज हैं, पहले फिच ने हमारी रेटिंग अपग्रेड की है, और अभी रिसेंट बिल्कुल ये हफ्ता 10 दिन पहले जो दूसरी बड़ी रेटिंग एजेंसी है S&P, स्टैंडर्ड एंड पोस्ट, उसने भी हमारी रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दी है। तो जो पहले CCC थी उसको उन्होंने अपग्रेड करके अब B- कर दिया है, और उसके साथ हमारी आउटलुक जो है उसको भी स्टेबल कर दिया। तो इसका हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और आप देखिएगा कि गोइंग फॉरवर्ड इस साल के अंदर भी और नेक्स्ट ईयर में भी हमारी जो डेट रेज करने की कॉस्ट है, जो कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि पहले आपको पता है ये 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 10% से ऊपर भी हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था। इस वक्त जो है वो हम जो रिसेंट जो डेट रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट सब्सटेंशली नीचे, बहुत कम वो आ चुकी है। और साथ में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं डेट रेज करने के लिए वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये सब जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट की स्टेबिलिटी और उसका जो हमारे एक्सचेंज मार्केट और उसके ऊपर इम्पैक्ट भी गोइंग फॉरवर्ड जो है वो बहुत पॉजिटिव आएगा। तो ये क्योंकि आप अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने कहा मैं पहले से आपको इसका जवाब दे दूँ कि 26 बिलियन को में से 16 बिलियन रोल ओवर होगा, बाकी 10 बिलियन रीपे करना होगा। और हमारे रिजर्व जो है वो आपको पता है कि अभी इस वक्त $14.5 बिलियन के करीब हैं, तो 14 बिलियन से ऊपर। तो इसलिए हमारे पास तो पहले ये सिचुएशन नहीं होती थी। पिछले सालों में देखें 23 में या इवन 24 के अंदर हमारे रिजर्व्स जो है रीपेएबल अमाउंट से कम थे, तो लोगों का कंसर्न होता था कि पता नहीं हम टाइमली पे कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस वक्त हमारे रिजर्व्स जो हैं, जो हमने नेक्स्ट ईयर में रीपे करना है, जो एक्चुअली रीपे करना है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे रिजर्व्स की इंपोर्ट कवरेज जो है वो भी उसमें काफ़ी बेहतरी अब आ गई, और इसलिए जो हमें डेट, इस लेवल ऑफ डेट को डील करने में कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ बस मेरा ख्याल है, अब मैं अगर आप इजाज़त दें तो आप क्वेश्चंस ले लेते हैं। और हाँ, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हम अनाउंसमेंट करते हैं, तो पहले मैंने आपसे जो है इन्फ्लेशन का नंबर शेयर कर दिया
कि नेक्स्ट ईयर 5 to 7% रहेगा। फिर हमारा जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0 से 1% के दरमियान रहेगा, और हमारा जो GDP ग्रोथ है वो 3.25 से 4.25% पे रहेगा। जो एक चौथा नंबर हम आपसे नॉर्मली करते हैं, वो ये है कि हमारे रिजर्व्स का आउटलुक क्या होगा, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो इस वक्त जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि जून में हमने क्लोज किया था $14.5 बिलियन पे, ये इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक बढ़ के तो $15.5 बिलियन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद सेकंड हाफ में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो सेकंड हाफ के अंदर जब जून तक हम पहुँचेंगे, तो इस वक्त का जो टारगेट है वो $17.5 बिलियन का हमने रखा हुआ है, $17.5 बिलियन। तो 14.5 बिलियन से $17.5 बिलियन पे चले जाएंगे। और इसमें अगर हम कोई और जो यूरो बॉन्ड या इस तरह की कोई चीज़ और कोई बॉन्ड फ्लोट करते हैं या कुछ और जगह से रेज करते हैं, तो फिर इसमें मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर जो एग्जिस्टिंग जो हमारी सिचुएशन है उसको देखते हुए हम समझते हैं कि ये $17.5 बिलियन तक तो जून 2026 तक चले जाएंगे, और दिसंबर तक ये $15.5 बिलियन के होंगे। और ये इसके बावजूद है कि हमने इस दफ़ा भी इस साल के अंदर भी तकरीबन $26 बिलियन के रीपेमेंट्स को डील करना है। कुछ रोल ओवर होंगे, कुछ हम रीपे करेंगे। तो इसके साथ बस मैं यहाँ पे आप के क्वेश्चंस जो है, अगर आपके हैं कोई सवालात तो आप प्लीज़ बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी के टिकट मार्केट में आ चुके थे। हाँ। अगर मॉनेटरी पॉलिसी का जो इजलास है और उसके शुरा सिक्योर एनवायरनमेंट में मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर सकते, हाँ। तो सूरत अगर हम खाना खा रहे हैं, हाँ। एक मुल्क के बड़े नामवर सहाफ़ी ट्वीट करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर से उन्हें खबर मिली है कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज होगी। हाँ। तो बताइए इस सारी सूरत हाल में हम कहाँ खड़े हैं और आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी इजलास है वो कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं इस पे ये कहूँगा कि एक तो ज़ाहिर स्पेकुलेशन हर मार्केट के अंदर जो है उसमें स्पेकुलेशंस भी होती हैं। कोई किसी का ख्याल होता है कि ये बढ़ेगा, किसी का ख्याल होता है कि कम होगा, किसी का ख्याल होता है कि अनचेंज होगा। तो आप उसके ऊपर अगर कोई ट्वीट करें, और मुख्तलिफ लोग ट्वीट करते रहते हैं, अगर जी नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके मुख्तलिफ लोग जो है वो उसमें ट्वीट करते रहते हैं कि उनके ख्याल में क्या रहेगा। अब हफ्ता पहले देखिए देखिए हमारे पास से अल्लाह के फजल से अभी अगर अलाउ करें, एक्सक्यूज मी। हाँ देखिए, ठीक है। देखिए ज़राए कि अब मैं इस पे मैं क्या कमेंट करूं कि अगर देखिए हमारे पास जहां तक हमें पता कि हमारा जो सिस्टम जिस तरह का है और जिस तरह हम सिक्रेसी रखते हैं, ये तो हम कई हफ्तों और महीनों तक और सालों तक चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, तो कई दफ़ा क्यों नहीं आती। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आप प्लीज़ नेक्स्ट बताइए। अभी सर देखें इसका जवाब देखिए हम जो है, देखिए हम अपनी नहीं अब देखिए अभी जैसे आप आए हैं तो पता चला है, इसको हम सेपरेट से इंटरनल ज़ाहिर डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो सी के क्या। जी आप बताइए प्लीज। जी प्रेशर आ सकता है आगे। जी कुछ मीटिंग्स हुई है सर सिक्योरिटी इदारों के साथ, आप भी उसमें थे, ज्वेलर्स भी थे, फॉरेन एक्सचेंज के मालिकान भी थे। तो कुछ बताइए क्या डिसाइड हुआ, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इतने अहम होंगे कि वो जो इस वक्त प्रेशर हमने देखा था कुछ दिनों पहले डॉलर पे आया था, फिर वो सबसाइड हुआ, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर रोक पाएंगे, रुपये की स्टेबिलिटी को बरकरार रख पाएंगे? और दूसरा ये कि जो हमने ये देखा कि 22% से शरह सूद 11% तक आ चुकी है, तो इसके साथ किन सेक्टर्स में हमने ग्रोथ देखी? क्योंकि जो मनी सर्कुलेशन का जो आपका पेज है उसमें तो क्रेडिट सेक्टर नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो कुछ बताएं कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर तेजी आई है, लोन लिए, तो कौन से सेक्टर्स पहले नंबर पर आए? जी ठीक। तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखें जो पहला आपका सवाल है उसमें हमारे आपको पता है कि 3 मार्केट्स हैं। 2 हमारी रेगुलेटेड मार्केट्स हैं जिसमें कि इंटरबैंक मार्केट है और दूसरी हमारी जो एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट है। और साथ में एक इलीगल मार्केट आप उसको कह लें, उसको ग्रे मार्केट कह लें, उसको ओपन मार्केट कह लें, जिसमें कि भी एक्टिविटी होती है।
हमारा काम जो जो दो रेगुलेटेड मार्केट है उसको स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, इंटरबैंक मार्केट भी और ओपन ये फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट, इसको हम मॉनिटर करते हैं। उसका हमारी जो है वो ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही होती हैं उसको बहुत क्लोजली हम देखते हैं, और उसके अंदर कोई अगर इश्यूज होते हैं तो हम उसको डील करते हैं। जो ओपन मार्केट है वो हमारे जो है वो स्कोप के अंदर नहीं है, वो हम उसको डायरेक्टली, चूँकि वो उसमें कोई भी प्लेयर जो है वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर कोई करता है तो ज़ाहिर है कि उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो उनका काम है वो देखते हैं। तो ये अभी रिसेंट जो मीटिंग्स वगैरह जो चूँकि इलीगल मार्केट के अंदर कोई अगर एक्टिविटी होती है और उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अगर कोई बुलाया तो ज़ाहिर है वो उसमें उसकी जब भी कोई इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बेस के ऊपर जो है वो वहाँ पे जो है वो एक्शन होता है। और मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ कि हम जो इंटर बैंक मार्केट है और जो हमारी एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट है उसके अंदर हम जो है वो बहुत एक्टिवली उसको देख रहे होते हैं, और उसके अंदर जब भी कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट होती है कि जो हमारे ख्याल में हमारी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है तो उसको हम करते हैं। जो जो इलीगल मार्केट है, ओपन मार्केट है, उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन यकीनन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ रहता है। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम भी उनके साथ शेयर करते हैं कि आप इसमें ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो आप इसको देख लें, और उनके पास इन एडिशन टू दैट अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेस के ऊपर वो अपना वो काम करते हैं। तो ये इसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये पहले भी फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो ये होता रहता है। पर लेकिन जो असल इशू है कि उसके अंदर अगर कोई एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसको एड्रेस करना जो है वो हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हम उसको करते हैं। तो जो जी उसमें मसलन गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर अगर कोई इश्यूज हैं तो वो उसको एड्रेस किया जाएगा, उसकी मीटिंग होगी वहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल पे और उसको देखा जाएगा। जो बाकी की इलीगल मार्केट के अंदर जो डिमांड बढ़ी है तो उसमें अगर स्मगलिंग रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उसको देखा जाएगा, और साथ साथ अगर पॉलिसी रिलेटेड कोई एक्शंस लेने की ज़रूरत है ताकि इसको फॉर इंस्टेंस एक पॉलिसी रिलेटेड एक्शन जो है वो जो हमारी रेमिटेंसेस हैं इसके अंदर आपको पता है कि एक स्कीम हमने पहले दी हुई थी, और उस स्कीम में चूँकि पिछले साल जो है वो उसके फीचर्स डिफरेंट थे, फिर जब बजट के बाद हमने उसको अनाउंस किया तो उसके कुछ चेंजेस आए, और फिर उसकी पेमेंट का इशू था कि बजट के अंदर चूँकि एलोकेशन नहीं है तो इसकी पेमेंट कहाँ से होगी। तो ये एक पॉलिसी बन जाता है, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो है वो काफ़ी उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अगर आप को याद हो तो लास्ट सैटरडे को वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस की तरफ से भी उसमें जो है वो प्रेस रिलीज़ किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो इस स्कीम को कंटिन्यू रखेगी और उसमें जो भी पेमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट उन पेमेंट्स को रिलीज़ करेगी, तो ताकि मार्केट को कंफर्ट हो कि गवर्नमेंट जो है वो इस स्कीम को कंटिन्यू करेगी, उसको इंश्योर करेगी कंटिन्यूटी, और उसमें जो बजटरी एलोकेशन अगर बजट के अंदर नहीं भी है तो वो फंड्स अरेंज करेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। तो इससे जो है वो ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन थी। इसके अलावा और इस तरह की कोई पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें कुछ हमारे एंड पे हैं हम उसको देखेंगे, कुछ गवर्नमेंट के एंड पे हैं वो देखेंगे, और साथ में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अगर इलीगल कोई एक्टिविटी है तो उसको देखेंगे। जी शुक्रिया गवर्नर साहब। थोड़ा सर एक फॉर ऑर्डरली कंडक्टिंग ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि लेट्स कीप इट टू द मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नर साहब ने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव मईशत का इस्तेहकाम का एक जो है ना जायज़ा दिया है, तो उसी से रिलेटेड अगर रखें इस पे, और हम 1 से 2 सवाल से ज़्यादा जो है ना, और वी टेक इट इन राउंड्स, ठीक है ना। तो अरीबा शाहिद इन दैट ऑर्डर एंड द जेंटलमैन आपके पास फिर आ जाते हैं आपकी इजाज़त से। तो अरीबा प्लीज़। Assalamu alaikum, Ariba from Reuters. How much did the rupee's recent volatility and pressure in the open market factor today's decision? Would cutting rates now have risked further weakening the currency by making local assets less attractive and encouraging capital outflows? How have the past 2 weeks and the currency impacted today's decision? देखिए इसमें ये कोई रिसेंट कोई बहुत ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है कि जिसके एक सिंगल कोई ऐसा चीज़ जिसके ऊपर बेस किया जाए, लेकिन चूँकि जो हमारे जो ओपन मार्केट है उसके अंदर चूँकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी और हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि जैसे उसमें डिमांड बढ़ी है, और साथ में जो उसके जो इलीगल प्लेयर्स हैं
कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए और उन्होंने इस काम के अंदर जो है वो फिर दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी जब आती तो हम उसको शेयर करते हैं। तो बेसिकली इसका जो पूरी एक्सरसाइज का पर्पस ये था कि जो भी किसी जगह पे इलीगल काम हो रहा है तो उसको रोका जाए, और ताकि मार्केट जो हमारी फॉर्मल मार्केट्स हैं जिसमें एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट है और इंटरबैंक मार्केट है, उसके ऊपर सारा उसका फ्लो किया जाए, फोकस किया जाए और उसी से जो है वो एफएक्स रिक्वायरमेंट्स मीट की जाए। तो ये यहाँ पे बता दें। शाह संजरानी, सोनो टीवी से। हमने देखा कि जो खित्ते के मुल्क हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश, इवन नेबरिंग कंट्री के इंडिया, वहाँ पे सिंगल डिजिट पे हैं शरसूद, जो क्योंकि हम बिज़नेस कम्युनिटी से मिलते हैं। आज भी उनको बड़ी उम्मीद थी कि स्टेट बैंक जो है कुछ कमी करेगा, और सिंगल डिजिट का गवर्नमेंट ने भी बल्कि वादा किया हुआ है। इवन जनरल आसिम मुनीर भी बिज़नेस कम्युनिटी से मिले थे, उन्होंने वादा किया था। बट स्टिल हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में 7 to 8% है, या फिर सिंगल डिजिट में श्रीलंका भी इवन 7% है। तो हम जब इंक्रीज करते हैं शरसूद तो बड़ी तेज़ी से, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कमी करते हुए स्टेट बैंक बहुत वो हम देखें कि उसमें है अपना गैर मुतजलजल, और उसको किस तरह आप सिंगल डिजिट पे लाएंगे? और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वादा भी किया था बिजनेस कम्युनिटी से, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है तभी बढ़ेगा जब आप सिंगल डिजिट पे लाएंगे। क्या कहें? ठीक, देखिए हर कंट्री के अपने डायनामिक्स होते हैं, और वो ज़ाहिर है जो हमारे इस वक्त के मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन है, हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है, हमारा ग्रोथ है, वो सब चीज़ें उसको हम देखते और उसके बेस के ऊपर डिसीजन करते हैं। श्रीलंका की आपने बात की, तो श्रीलंका में इस वक्त इन्फ्लेशन नेगेटिव है, डिस इन्फ्लेशन है, तो उस लिहाज से उन्होंने अपना उसके किया हुआ है, और इसी तरह उनका डेट लेवल के डायनामिक्स डिफरेंट है, हमारे डिफरेंट है। तो हर कंट्री अपनी सिचुएशन को देख के उसमें फैसला करती है। आपको अगर याद हो कि 2022 के अंदर हमारा एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो जो लास्ट क्वार्टर में हमारा जो पॉलिसी रेट है 13.75% था, 14.25%, लेकिन उस वक्त ग्रोथ हमारी 16% थी। तो पॉलिसी रेट इज़ वन फैक्टर जो कि ग्रोथ के ऊपर और हमारे जो इकानमी के जो फैक्ट उसको इन्फ्लुएंस करता है, बट देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स आल्सो। सो हमने पिछले ये जून 24 में स्टार्ट किया था कट करना, उस वक्त 22% था, और अभी 11% पे हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले तकरीबन एक साल के अंदर जो है वो हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 22% से कम होके 11% पे आ गया, आधा हो गया। और हमें ये भी पता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी रिसेंट आप जैसा मिले कि पिछले 4-3 माह में आना शुरू हुआ है, और आगे आने वाले महीनों में उसका इम्पैक्ट आएगा, और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और ये इसके बावजूद है कि हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ जो है वो काफ़ी उसमें स्लो डाउन हुआ है। तो जो आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को देखें और आप सर्विसेज सेक्टर को देखें, तो उन दोनों के अंदर जो है वो आपको बहुत मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होता नजर आएगा। इवन आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि पिछले कई महीनों से नेगेटिव था, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, और पिछले 2 माह के अंदर जो है वो उसमें भी जो है वो उसने भी पिकअप करना शुरू किया, और उसमें ग्रोथ आई है। तो ये इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी जो रिडक्शन हुई है, ये इसका इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त के अंदर आपको उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। और मैं पहले भी ये कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि हमने ग्रोथ इस तरह करनी है कि उसको हम सस्टेन कर सकें। जंप लगाने से और फिर वापस आने से आपकी एवरेज ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 30 साल की ग्रोथ निकाल के देख लें आप, तो लेस देन 4% है। पिछले 10 साल में भी देख लें तो 3.5% के करीब है। सो ये आपको उसको एवरेज आप उसकी देखें, और उसके बाद इस तरह के फ्लक्चुएशंस और वोलेटाइल ग्रोथ जो है वो इट विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री। आपको ग्रोथ जो है वो उसका सस्टेनेबल रखनी है कि जिस लेवल को हम अचीव करें तो उससे बेहतरी की तरफ दें, और सबसे बढ़ के ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो आपके स्टेबिलिटी नज़र आए, और उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आपकी जॉब ग्रोथ के ऊपर और दूसरे जो आपके इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। अगर हम इस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे और ग्रोथ मोमेंटम को उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर कर लेंगे और आगे उसमें मज़ीद बेहतरी करेंगे, तो उसके साथ साथ जो है वो बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। जी अच्छा जी,
मेरे ख्याल है इस साइड से इरम को देते हैं और फिर जुनेद को. सर वी टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस सर. सर अर्लियर दिस मंथ रॉयटर्स कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर में आपने कहा था कि स्टेट बैंक जो है वो जल्दी डिजिटल करेंसी के हवाले से एक पायलट लॉन्च करेगा. तो उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं उसके लीगलाइजेशन के हवाले से? तो अगर कुछ अपडेट्स हैं तो वो शेयर कीजिएगा. थैंक यू. थैंक यू. तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने इंटरनल इस पे एक तो पहली बात ये है कि हमने अपनी भी इसमें काफ़ी कैपेसिटी बिल्डअप करने की कोशिश की है, अपनी टीम की ट्रेनिंग और उसमें काफ़ी फोकस किया है. और दूसरा हम इसके ऊपर शुरू में एक पायलट जो है वो करने का इरादा रखते हैं और उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है. इंशाल्लाह जल्द जो है वो हम इसके ऊपर डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसके ऊपर पायलट करेंगे. और उसके साथ आपने देखा होगा कि क्रिप्टो के ऊपर भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो उसको एक लॉ बना दिया और उसके साथ एक वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी उस लॉ के तहत. और उसके ऊपर जो क्रिप्टो काउंसिल है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं. तो ये साथ ये लेकिन जो सेंट्रल बैंक करेंसी के अलावा बाकी के जो स्टेबल कॉइन्स हैं या उस साइड के ऊपर जो काम हो रहा है गवर्नमेंट के लेवल पे, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है वो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी जैसे कि और बहुत सारे कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक जो है वो इस पे काम कर रहे हैं और वो उसमें शुरू में पायलट के थ्रू ही जा रहे हैं. तो हम भी उसमें शुरू में पायलट करेंगे टू टेस्ट दी आइडिया और उसके बाद फिर उसको आगे लेके चलेंगे. जी. अस्सलाम वालेकुम सर, जुनैद खान नाम है मेरा क्वेश्चन है, आज आईएमएफ ने जैसा कि जो जीडीपी प्रोजेक्शन की है 3.6% तक, तो आप खुद जैसा कि कह रहे हैं कि बूम एंड बस्ट साइकिल में पाकिस्तान रहा है, तो अगर हम 4% से ज़्यादा जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में चले जाते हैं, तो पायदार तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. तो सवाल ये है कि हमें हमारी जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जिस तरीके से पॉवर्टी रेट 45% तक पहुंच चुका है, तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि हम जो हमारे टारगेट्स हैं एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के, वो अचीव करने में काफ़ी देर हो जाएगी हमें? दूसरी बात यह है कि जो एग्री फाइनेंसिंग है, ख़ास तौर पे जो आपने पहले कहा था कि 2200 से 2600 अरब रुपए तक आप करने जा रहे हैं उसकी फाइनेंसिंग, तो उस हवाले से एक्सेस टू फाइनेंस वो काफ़ी मसाइल दरपेश हैं. तो स्टेट बैंक एज अ रेगुलेटर थोड़ा सा नाकाम होता दिखाई दे रहा है, इस हवाले से क्या कहते हैं? इसके ऊपर देखें, बिल्कुल हमें ग्रो करना चाहिए और वो हमारी ज़रूरत भी है. जिस रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ चाहिए. इस पे तो बहरहाल कोई दो राय नहीं है और हमें से हर कोई इस पे एग्री करता है कि ज़्यादा होना चाहिए. आप उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हम भी करते रहते हैं, गवर्नमेंट के एंड पे भी काम हो रहा है. वो हमें करने की ज़रूरत है, उसको एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है और ख़ासकर हमारा एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स के लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि रेमिटेंसेस के ऊपर हमारा इस वक्त काफ़ी फोकस है. लेकिन रेमिटेंसेस के साथ अगर एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ेंगी तो उसके साथ फिर हमारा एक्सटर्नल अकाउंट के रिलेटेड जो मसले हैं वो उनको कम करने में मदद मिलेगी और उसके साथ हमारे रिजर्व भी बढ़ेंगे. और फिर हम अगर ग्रो करेंगे तो हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ हमारी हर दूसरे चौथे साल आती तो वो हम उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगे. तो एक तो वहाँ पे उसका फोकस जो है वो हमें लेके जाना है. लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले साल 2.7% थी, इस साल हम देख रहे हैं कि 3.25 से ऊपर होगी और 4.25 तक भी जा सकती है. तो ये इट्सेल्फ आप देखते हैं पिछले 3 साल के अंदर इसको हर साल जो है उसमें बेहतरी आ रही. जहाँ तक आपने एग्री फाइनेंसिंग की बात की, तो एग्री फाइनेंसिंग के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसकी मीटिंग चेयर करते हैं. एक कमेटी बनी हुई है और उसके अंदर जो है वो एग्री फाइनेंसिंग को इंक्रीज़ करने का एक पूरा प्लान बन रहा है. हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो प्लान जो है उसमें आप देखिएगा कि जब ये अनाउंस होगा तो इसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज़ जो है वो एग्री फाइनेंस के अंदर आएगी. उसमें हम डायरेक्ट बैंक्स के ज़रिए भी कर रहे हैं और साथ साथ इनडायरेक्ट जहाँ पे के होल सेल फाइनेंसिंग बैंक्स करें और आगे रिटेल जो है वो माइक्रो फाइनेंस हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, उनको भी साथ उसमें इन्वॉल्व किया जाए. तो उस लेवल के ऊपर जब हम जाके तो माइक्रो लेवल के ऊपर छोटे फार्मर्स को फाइनेंसिंग करेंगे तो उसका ओवरऑल आपकी जो फाइनेंसिंग उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. तो इसके ऊपर पूरा अभी रिसेंट डेज़ के अंदर काफ़ी फोकस है और इंशाल्लाह इस पे हम जल्द प्लान लेके अनाउंस करेंगे. शुक्रिया गवर्नर साहब. मिस नाउ लेफ्ट साइड पे जाते हैं आकिल, काशिफ साहब को और फिर रियाज एंडी और रियाज इन दैट ऑर्डर. अच्छा गवर्नर साहब, जैसे आपने एलएसएम की बात की, मतलब एक स्टेट बैंक की जानिब से
जो अच्छे नंबर्स हैं वो तो बताए जाते हैं, अच्छा लगता है कि स्टेट बैंक को इन चीज़ों का पता है, लेकिन जो चीज़ें नहीं बताने वाली यानी जिसको हम जानना चाहते हैं वो नहीं बताते। यानी जब हम बिजनेस कम्युनिटी के पास जाते हैं, चैम्बर्स जाते हैं, फेडरेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर इंडस्ट्री कह रही है इम्पोर्ट के लिए डॉलर्स नहीं मिल रहे। यानी जब इम्पोर्ट्स की बात आती है, आजकल पहले हालात बेहतर हो गए थे तो हमने आपसे कंप्लेन नहीं की, आज डॉलर्स नहीं मिले, लेकिन आपने उसका डिस्कस नहीं किया। मैं इंटरबैंक की बात कर रहा हूँ, उस पर बताइए कि अब आगे क्या होगा। माजी में एक आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपने जिक्र किया था कि यही निजी बैंक थे जिन्होंने पूरे मुल्क में डॉलर्स का खेल खेला था, फिर उन पर एक सजा जुर्माना हुआ, उस पर खामोशी हो गई। तो अब दोबारा अगर ये सूरत हाल हो रही है, डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या बैंक सारे मिलकर फिर दोबारा गेम कर रहे हैं और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, एक ये बता दीजिए। दूसरा, आपने कहा था कि इस साल दिसंबर तक नए नोट्स आ जाएंगे, कोई एक डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो अगर इस साल कोई आ रहे हैं तो जरा उसका एंड लिस्ट का ही बता दीजिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इंपोर्ट्स के ऊपर तो तकरीबन हर दफ़ा ही आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं और उसमें कोई छुपाने वाली तो बिल्कुल बात भी नहीं है, क्योंकि इकनॉमिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए और उसमें ग्रोथ करने के लिए ज़ाहिर है जब इकानमी ग्रो करेगी तो उसमें हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो भी ग्रो करेंगे और उसके लिए हमें तैयार अपने आप को करना है। और इसीलिए आपने देखा कि हमने इन्फ्लोज़ के ऊपर काफ़ी पिछले साल भी फोकस किया और हमारे इन्फ्लोज़ जो है वो रेमिटेंसेस से तकरीबन $8 बिलियन से उसमें इजाफा हुआ। लेकिन अगर ये जो आप बात करते हैं कि डॉलर ना मिलने वाली, तो आप नंबर्स पे फोकस, मैं तो बार बार कहता हूं कि आप सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, आप नंबर्स पे फोकस करें। और नंबर्स आपको ये बताते हैं कि हमारा 24 के अंदर जो टोटल इंपोर्ट्स थी वो $53 बिलियन थी। जो 25 का ईयर अभी एंड हुआ है तो उसमें हमारे टोटल इंपोर्ट्स $59.1 बिलियन हैं। तो टोटल 6 बिलियन से ज़्यादा का इजाफा हुआ है इसमें। और ये इजाफा जो है जब आप इसकी डिटेल में जाते हैं तो ये इजाफा ज़्यादा स्पीड से नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हुआ है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स तो इसलिए कम रही कि उसका जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस कम हुई। हालांकि उसका जब आप वॉल्यूम देखते हैं तो उसके वॉल्यूम में भी ग्रोथ आई है, लेकिन चूँकि ओवरऑल मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम रही तो इसको इसलिए हमने वहाँ से थोड़ा गेन किया। और उसमें देखें कि तकरीबन 3-4 बिलियन का हमें उसमें फ़ायदा हुआ। लेकिन जो हमारी नॉन ऑयल इंपोर्ट, एक तो वैसे ही टोटल इंपोर्ट बढ़ी है हमारी 53 से 59 पे गई तो 6 बिलियन की इंक्रीज़ है। इसके अलावा हमारी डाइवर्शन हुई है कि कुछ जो पहले पिछले साल में ऑयल इंपोर्ट हुई थी वो भी अब नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हुई। तो एक्चुअली जो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 16% थी। तो जो लोग ये बात करते हैं कि इंपोर्ट्स नहीं हो रही, तो अगर इंपोर्ट्स नहीं हो रही तो ये देखें ना 59 बिलियन इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर हमारे इकानमी के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमारा 2022 के अंदर जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $17.5 बिलियन था, तो उस वक्त हमारी इंपोर्ट्स टोटल जो है वो 70 बिलियन से, जो स्टेट बैंक का डाटा थोड़ी कमी थी उसमें, तो अब ये हम उसके तकरीबन करीब पहुंच गए हैं। और ये इसके बावजूद पहुंच गए हैं कि उस वक्त की आप ऑयल प्राइसेस देख लें कि क्या थी और आज ऑयल प्राइस क्या है, और वहाँ पे हमारी सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ऑयल इंपोर्ट बिल हुई है, लेकिन हमारी दूसरी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं। तो दूसरी हमारी नॉन ऑयल इंपोर्ट्स तो तकरीबन इस वक्त उसी लेवल के ऊपर हैं जिस लेवल पे 2022 में थी, और जबकि हमारा उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $17.5 बिलियन था, 4.7% ऑफ GDP। आज हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। पिछले साल 2024 में $2.1 बिलियन का सरप्लस है, विच इज़ ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ GDP। तो इतने बड़े डेफिसिट से 4.7% ऑफ GDP से उसको लेके आना 0.5% ऑफ सरप्लस, और उसके बावजूद जो है वो हमारा जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो सस्टेनेबल है। तो आप इसको तो थोड़ी अप्रिसिएशन देना, हम अपनी तरफ से तो नहीं हर चीज़ बता रहे, ये तो पब्लिश्ड PBS का डाटा है और दूसरे उसमें जो गवर्नमेंट की एजेंसी उनका पब्लिश किया हुआ है। जो दूसरा न्यू नोट की बात, तो न्यू नोट पे हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो हमने इसके डिज़ाइनिंग वगैरह फाइनल कर ली है। हमने ग्लोबल एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड एजेंसी उसमें डिज़ाइनर था जिसको हमने इंगेज किया था, और उसके हमने सारे जो हमारे जो डिनोमिनेशंस उनके डिज़ाइन बना के फाइनल करके अब हम इंशाल्लाह इसको गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे। उसमें कैबिनेट में डिस्कस होगा और गवर्नमेंट की जैसे ही अप्रूवल होगी तो उसके बाद प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि हर कैबिनेट ने जो अप्रूवल देनी, तो जैसे वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद हम प्रोसेस उसका स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू मिस्टर गवर्नर। आप
आपने इन्फ्लेशन को फॉरवर्ड लुकिंग एंकर कर दिया है 5 to 7%। आप कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली ये आगे जाते हुए रहेगा। तो लेकिन ये कि आगे जाते हुए एक जो मेजर तब्दीली आ रही है वो है कि हमने शिफ्ट होना है एक और सिस्टम के ऊपर। तो उस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी के डायनामिक्स होंगे वो क्या होंगे, वो क्या चैलेंजेस होंगे, अगर उसको शेयर कर सकें। मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2028 की, जब हम एक और सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड सेकेंडली इस वक्त जो ग्लोबल सेटिंग है वो कितना चैलेंज करेगी हमारी आने वाले दिनों में हमारी ग्रोथ के ऊपर, अगर उस पर ये दो बातें बता। थैंक यू। सो इसमें जो आपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की जो 28 में करेंगे, तो उसके लिए अभी से हमने अपने आप को जो उसकी तैयारी शुरू की हुई है, और इसीलिए आप देखें कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता जो है एक तो अपनी जो एनालिटिकल कैपेसिटी है उसको बेहतर कर रहे हैं, और साथ साथ हम जो डिस्क्लोजर आपके लिए करते हैं पब्लिक के लिए और जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उसको हम ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और अब हमने बहुत सारा डाटा जो है आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ इन्फ्लेशन का बल्कि एक्सटर्नल अकाउंट का और ये सारा शेयर करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आप अभी देखिएगा कि अभी हमने अनाउंस भी किया था जब हमने कैलेंडर दिया है कि एक तो पहले हम 6 माह का कैलेंडर देते थे मीटिंग्स का, अब हमने पूरे 1 साल का कैलेंडर आपको दे दिया है कि अगले 1 साल के अंदर कब कब जो है वो मीटिंग्स होंगी। और उसके साथ हमने एक बात और लिखी थी अगर आपने देखी हो, और वो ये थी कि हम एक 6 मंथली अब मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करना शुरू करेंगे, और वो ज़्यादा डिटेल हो। अभी तो हम आपको हर कमेटी की मीटिंग के बाद एक 2 पेज की रिपोर्ट देते हैं जिसमें कि कंसाइज समरी होती है कि क्या उसमें रीजंस थी जिसकी वजह से हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लिया। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये थोड़ी डिटेल्ड होगी, और उसमें हम और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं और जो हमारा अंडरलाइंग एनालिसिस जो है वो उसको आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो ये सब स्टेप्स जो हम ले रहे हैं ये उसी तैयारी का एक हिस्सा है कि जो कि जब हम 2-3 साल के बाद जब हम उसको नई अप्रोच पे जाएंगे तो उससे पहले हम पूरा जो है वो अपने आप को तैयार कर लेंगे और मार्केट को भी प्रिपेयर कर लेंगे। और आपने देखा होगा कि हम एक जो सर्वे कर रहे हैं मार्केट सेंटिमेंट्स का, जिसमें कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे भी है और बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे भी है, ये भी हम रेगुलर कंडक्ट करते हैं और एक थर्ड पार्टी से करवाते हैं ताकि हमारा उसमें कोई बायस शामिल ना हो। तो उसकी फाइंडिंग्स को भी हम बहुत क्लोजली जो है वो रिव्यू करते हैं इंटरनली, और उसमें भी अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं तो उसको भी हमारी कोशिश होती है कि उन इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाए। तो ये सब डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी का पर्पज़ ही यही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जब जाएँ तो हमें इसमें कोई मुश्किल पेश ना आए। जी शुक्रिया गवर्नर साहब। गयासुद्दीन हम न्यूज़ से। मेरा सवाल ये था कि एक तो आपने ब्रीफली बताया इंपोर्ट के हवाले से, लेकिन चैलेंजिंग कहाँ पर है? आप ऑयल इंपोर्ट के हवाले से देख रहे हैं जिसकी वजह से यकीनी तौर पे एक बड़ा नंबर सामने आ रहा है, लेकिन ऑयल के बाद कौन सा ऐसा फैक्टर नज़र आ रहा है स्टेट बैंक को जो वाकई चैलेंजिंग है, जिसको रोकने की जरूरत है? हमने देखा माजी में भी इस पर बड़ी सख्ती हुई थी इंपोर्ट्स के हवाले से, स्टेट बैंक ने भी काफ़ी एक्शंस लिए थे। दूसरा, फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से जो आपने एक्सपेक्टेशंस दी थी लास्ट ईयर की, वो काफ़ी हद तक तो ठीक हुई है। अगली जो आप तवक्को जाहिर कर रहे हैं रिजर्व्स के हवाले से, वो मेजर बेसिस क्या है उसके? काइंडली बता। ठीक। सो पहले जो आपने उसका ग्लोबल जो फैक्टर्स है, तो यकीनन ग्लोबल फैक्टर्स जो है वो बहुत उनका हमारे पे इम्पैक्ट आता है, और ख़ासकर जिन जो हम इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं और उसमें भी जो फूड रिलेटेड आइटम्स की इंपोर्ट हो रही होती है, तो उसके ऊपर यकीनन अगर बाहर की कंट्रीज़ के अंदर कोई चेंजेस आती हैं जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है उसका इम्पैक्ट आता है। और ऑयल का तो आपको पता है कि पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी हैं उसमें कोई भी चेंज आती है तो उसका हमारे पे डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए आता है कि हमारी तकरीबन 1/3 ऑफ इंपोर्ट्स जो है वो पेट्रोलियम ऑयल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो है। तो उसमें ग्लोबल मार्केट का ही प्राइस को डिटरमिन करती हैं, और जब भी उसमें चेंज आता है और वो हमारे पे भी इम्पैक्ट आता है, और साथ में हमारे अगर करेंसी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन हो रही होगी तो वो भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा। सो ये इसलिए आप देखा होगा कि पिछले 2 साल 1.5-2 साल में करेंसी का तो ट्रेंड बिल्कुल आपको मोर और लेस स्टेबिलिटी उसमें रही है, लेकिन जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उसमें हमारे फेवर में उसका मूवमेंट रहा है कि पहले जो 2 साल पहले जो प्राइसेस थी ऑयल की उसमें काफ़ी कमी आई। अब रिस्क उसमें एसोसिएटेड ये है, और ये अब अगर आप देखें तो हमने जो आज स्टेटमेंट इशू की है उसके लास्ट पैरा के अंदर भी मेंशन की हुई हैं 3-4 चीज़ें कि एक तो हमारे जो ग्लोबल जो टैरिफ्स का के ऊपर जो बातचीत चल रही है उसका
एक तो हमारे पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और जो हमारे कंपिटिटर्स हैं जिन्होंने आगे यूएस को सप्लाई करना है या यूरोपियन मार्केट्स में सप्लाई करना, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो उसमें कोई भी वेरिएशंस होंगी तो वो हमारे लिए फेवरेबली हो सकती हैं और हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो एक तो उस पर बड़ा डिपेंड कर रहा होगा। दूसरा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड जो है वो अभी तो बेहतर है, लेकिन आगे उसमें हमें देखना होगा कि वो किस तरफ जाता है। हमने इस वक्त बाय द वे $70 पर बैरल के ऊपर अपनी प्रोजेक्शंस की हुई हैं। तो इस वक्त चूँकि वी आर वेरी क्लोज टू आवर अजम्पशंस, तो इसमें अगर आप फर्दर कोई डिटीरियोरेशन आती तो इसका भी हमारे पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर फेवरेबल नीचे चला जाता है और फेवरेबल इम्पैक्ट आया तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए अपसाइड उसमें होगा। तो ये इट डिपेंड्स। जो रिजर्व्स की बात है, तो ये रिजर्व्स के मैंने आपको जो अभी 15.5 बिलियन का दिया है, ये मैंने बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट दिया है और 17.5 बिलियन का बाई द एंड ऑफ फिस्कल ईयर। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे इस साल के अंदर, तो उसमें हमारे प्लान्स जो हैं वो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि अभी हम उसको अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, तो इसलिए मैंने अभी आपको ना तो शेयर किए हैं ना उसमें अभी हमने इनबिल्ट किए हैं रिजर्व्स के अंदर। बट आप ये याद रखिए कि हमारी रेटिंग जो रिसेंटली 2 रेटिंग एजेंसीज ने इम्प्रूव की है और उसका हमें जो इंटरनेशनल मार्केट में अब जाने में बहुत सपोर्ट करेगी। और अगर आप ये भी देख रहे हो तो हमारे जो अभी जो यूरो बॉन्ड्स जो ट्रेड हो रहे हैं, तो पिछले कई सालों के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे 3 बॉन्ड इस वक्त जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन 1 or 2 years बैक कि पाकिस्तान के बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम पे ट्रेड होने शुरू हो जाए। तो वो तो अर्ली 2023 में अगर आपको याद हो तो ये तो $1 का जो बॉन्ड था वो 37 सेंट के ऊपर और 38 सेंट के ऊपर अवेलेबल था, डीप डिस्काउंट, 1/3 ऑफ द टोटल वैल्यू। जो अभी इस वक्त वही बॉन्ड इस वक्त प्रीमियम पे बिक रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये प्राइसेस हम तो नहीं डिटरमिन कर रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल मार्केट डिटरमिन कर रही है। उस पर ऊपर तो हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं। आप बहुत सारे हम आप में से इधर क्रिटिसाइज करते हैं कि हम लोकल मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को तो हमारी इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी नहीं है ना। तो लेकिन ये ग्लोबल मार्केट के अंदर हमारे बॉन्ड इस वक्त प्रीमियम पे, तो जब प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डेट, एक्सटर्नल डेट को रेज करने की कास्ट जो है उसमें कमी आई है। और उस कमी के नतीजे में और हमारा जो ओवरऑल डेट प्रोफाइल चेंज हुआ है, तो उसके नतीजे में हम अब इंटरनेशनल मार्केट में जाने के बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। तो ये अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हम भी उनके साथ कंसल्ट करते रहते हैं कि किस स्टेज के ऊपर हमें जो है वो इस मार्केट के अंदर जाना है। बट इसमें जो इस वक्त हमारे लिए इन्वायरमेंट है वो इट्स वेरी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सलमान, यू रेज्ड योर हैंड और फिर आप जेंटलमैन, राशिद खान इन द बैक एज वेल। रिजवान साहब आपकी तरफ भी आते हैं। सलमान साहब पहले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल इंटरेस्ट रेट के हवाले से है कि क्या अगले साल की कोई प्रोजेक्शन देना चाहेंगे कि सिंगल डिजिट में होगा या नहीं होगा? जैसा कि आपने बहुत सारे देखें, हम इस पे जो प्रोजेक्शन देते हैं वो आपको पता है कि हमेशा हम इंडिकेटर्स, मैक्रो इंडिकेटर्स की प्रोजेक्शन देते हैं, और मैंने आपके कहे बगैर 4 मेजर प्रोजेक्शंस जो है वो आपके साथ शेयर कर दी हैं, और इसके अलावा जो उसके अंडरलाइंग जो फैक्टर्स हैं वो भी बताएं, और साथ साथ जो वो आगे चल के हम उसमें मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये इसके बेस, क्योंकि कोई सिंगल फैक्टर तो है नहीं जिसके बेस पे ये डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं, देश में मल्टीपल फैक्टर्स, उसमें फिर लोकल और ग्लोबल जो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनको भी देखना पड़ता है। और ग्लोबल डेवलपमेंट्स के अंदर आपको ये भी शेयर कर दूं कि पिछले हम चूँकि बहुत करीब से देखते हैं, तो ये जो बाकी के सेंट्रल बैंक्स हैं उनके अंदर भी अगर आप पहले देखें कि 4-6 माह पहले तक जो है वो उनका स्टांस जो है वो बहुत डिफरेंट था। अभी पिछले 2 माह के अंदर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल सेंट्रल बैंक्स उन्होंने अपने रेट्स जो है वो मेंटेन किए हैं, हालांकि उनके पास बहुत रूम था। उसकी रीज़न ये है कि ग्लोबली जो जिस तरह डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो दे वांट टू सी द इम्पैक्ट, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेके उसको रिवर्स करना इज़ मच मोर डेंजरस देन टू कि आप उसको जो है वो थोड़ा वेट करके उसको करें डिसीजन। तो इसलिए वी हैव टू बी कॉशियस।
मेरा एक और छोटा सा सवाल है कि यूरो बॉन्ड के हवाले से आपने काफ़ी बात कर ली है, लेकिन अपने स्टेट बैंक की क्या आउटलुक है? कब पाकिस्तान को जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में जाके यूरो बॉन्ड लॉन्च करना चाहिए? देखिए, अभी आपको पता है पांडा बांड के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, और वो पहले तो वो एज ए टोकन जो है वो उसमें एंट्री होगी, वो इंशाल्लाह जल्द होगी। और उसके बाद फिर जो ये इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो इसकी टाइमिंग जो आप इस तरह देखें कि अभी इस साल के अंदर हमारे 2 बॉन्ड्स जो है उनकी मैच्योरिटी आ रही है। एक सितंबर के अंदर 500 मिलियन और एक नेक्स्ट अप्रैल के अंदर 1.3 बिलियन। तो टोटल हमने 1.8 बिलियन डॉलर जो है वो यूरो बॉन्ड रीपे करनी है। और ये जो मैंने आपसे 10 बिलियन के नेट रीपेबल अमाउंट बताएं, इसके अंदर ये 1.8 बिलियन शामिल है। तो ये पिछले साल नहीं था। अगर ये ना होता तो हमारा जो सर्विसेबल डेट है ये इससे भी कम हो जाना था इस दफ़ा। तो 1.8 बिलियन के यूरो बॉन्ड मेच्योर हो रहे हैं, उसको शामिल करके भी हम 10 बिलियन के करीब जो रीपे करेंगे। तो जब ये रीपे होगा तो हमारे जो टोटल बॉन्ड्स हैं जो कि 6 बिलियन से उस वक्त आउटस्टैंडिंग ऊपर है, ये और कम होके ये तो 4 बिलियन के करीब आ जाएंगे, 4.5। तो फिर उसके बाद हमारा आप देखें कि मार्केट के अंदर एपिटाइट फॉर जो हमारा डेट है उसकी वो बहुत बढ़ जाएगी। गवर्नर साहब, सैयद बसीम इफ्तिखार फ्रॉम 24 न्यूज़। जी। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि सर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कुछ टारगेट्स का भी जिक्र किया है, और आपने कहा है कि ग्रोथ को भी बेहतर बनाएंगे, और बिलखुसूस ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए ज़राअत को हम फोकस करेंगे। लेकिन इस वक्त सर राइट नाउ सिचुएशन ये है कि कुछ फ्लडिंग की सूरत हाल है हमारे जो दीगर प्रोविंसेस में, और अगर पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस चूँकि मानसून का सीज़न है, अगर ज़बरदस्त किस्म की कोई सैलाबी सूरत हाल होती है, क्योंकि हमने माजी में देखा है 2022 के उसमें कि सैलाब आया तो उसने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। तो अगर इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल मज़ीद संगीन होती है तो उस सूरत में किस तरीके से आप ग्रोथ को मुमकिन बना सकेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि अगर शदीद किस्म की सैलाबी सूरत हाल होती है तो फिर आपके पास अपनी ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए प्लान बी क्या है? तो अगर आप आज जो हमने स्टेटमेंट इशू की उसको देखें तो उसके अंदर जो हमने रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर ये भी मेंशन किया हुआ है। सिर्फ हम अभी तक जो सूरत हाल है ज़ाहिर है उसके ऊपर हम बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। जो कल को तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होनी है चीज़ें। अगर नेचुरल कैलामिटीज़ उसमें जो अगर कोई होती है और उसका कोई इम्पैक्ट आता है तो ज़ाहिर है वो फिर उसको डील करना होगा। लेकिन अभी तक जो फ्लड्स या रेन्स हुई हैं या जो मौसम की जो तब्दीली की वजह से जो इम्पैक्ट है, तो हमारा ख्याल ये है कि इसका एग्रीकल्चर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अभी तक जो कुछ हुआ है। इसलिए कि उसकी जो आपकी क्रॉप्स हैं बहुत सारी उसमें बेहतरी आएगी, और हमने अपनी जो हमारी असेसमेंट है क्रॉप आउटपुट की उसको बेहतर किया है। और इसी की वजह से जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पिछले साल हमारा ज़राअत का जो ग्रोथ था वो 0.6% था। इस दफ़ा हम इसको जो है वो 2-2.5% से ऊपर देख रहे हैं। तो इसलिए इसका ओवरऑल जो ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन जो वो बेहतर होगा। लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई चीज़ होती है तो वो एक रिस्क फैक्टर अपनी जगह पे है, एंड वी हैव टू मॉनिटर इट। सर, राशिद खान 92 न्यूज़ से। सर, मॉनेटरी पॉलिसी जब भी होती है तो IMF की जानिब से जो है कुछ चीज़ें शेयर की जाती है, जिससे लगता यही है कि हम उन्हीं की चीज़ें लेके शेयर कर रहे हैं। और जैसे सभी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है कि सिंगल डिजिट पर आना चाहिए शरह सूद, और आर्मी चीफ भी कह रहे हैं। लेकिन 5 घंटे 6 घंटे पहले जो है वो पूरी मईशत को जारी कर देते हैं, अक्कासी कर देते हैं कि कैसा होगा। फिर वही होता है कि हम देखते हैं कि अनचेंज आता है। सर, दूसरा सवाल ये है कि चीनी कर्ज़ों की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें चीनी हुकूमत के कर्ज़े कितने हैं और चीनी बैंकों के। और तीसरा सवाल सर, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट पे कितना काम हो रहा है, और कार्बन क्रेडिट का काम पूरे शहर में चल रहा है। क्या सिस्टम उसके लिए चल रहा है, आया वो इलीगल है या लीगल है? जी, इसमें जहाँ तक आपने ये बात की पहले सिनेरियो जो हमारा पॉलिसी रेट का, तो वो तो मैंने पहले भी इसका जवाब दिया कि उसके फैक्टर्स जो हैं वो ज़ाहिर जो अंडरलाइंग मैक्रो इंडिकेटर्स हैं उसमें जो तब्दीलियाँ होंगी उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो उसके अंदर आएगी। दूसरा जो लोन्स की बात है, जो चाइनीज़ लोन्स हैं या हमारे दूसरे बायलैटरल लोन है, तो उसकी तफसील हम फ्रॉम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। उसमें ये टोटल जो बायलैटरल लोन्स हैं तकरीबन 16 बिलियन के हैं जो कि रोल ओवर होते हैं। और उसके अंदर जो कमर्शियल वाला पार्ट है
ये टोटल तकरीबन 3.25 बिलियन के करीब है कमर्शियल लोन्स में, और उनका भी रोल ओवर जो है वो होता रहता है। तो बाकी के जो है वो या हमारे पास स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं या फिर ये गवर्नमेंट के लोन्स हैं, तो वो उसकी जो है ये सारे 16 बिलियन जो है ये रोल ओवर के अंदर शामिल है। तो इसलिए इसका, जैसे मैंने पहले कहा कि चूँकि एक कमिटमेंट है, रोल ओवर होते रहेंगे, तो इसलिए इसका कोई इशू नहीं है। और दूसरे जो आपके साथ 10 बिलियन है उसकी रिपेमेंट जो है वो उसका पूरा प्लान मैंने आपसे शेयर कर लिया कि चूँकि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो इस वक्त 14.5 बिलियन है, तो इसलिए उनको डील करना जो है वो इज़ नॉट एन इशू फॉर अस। जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं वो भी मोर देन सफिशिएंट है उनको डील करने के लिए। बट आगे मैंने जैसे आपको फ्यूचर की बात की है, तो 6 माह में हमारे रिजर्व्स और बढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर के एंड तक रिजर्व्स और बढ़ेंगे, और उसकी वजह से हमारी एक्सटर्नल अकाउंट की आउटलुक जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। आखिरी आपका सवाल जो क्लाइमेट चेंज और उसके जो ग्रीन फाइनेंसिंग वगैरह, तो इसमें हमने अगेन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट जो चेंज उसके वो लीड कर रहे हैं, हमने उनके साथ मिलके एक ग्रीन टैक्सोनॉमी वो बनाई है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी उसको अप्रूव किया, ईसीसी ने, और वो अब हमने इशू कर दी। और उसमें बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि बैंक्स ने जो फाइनेंसिंग करनी है और उनको जो आगे उन्होंने एक्सपोजर लेना है और जिन क्लाइंट्स के ऊपर एक्सपोजर लेना है, तो उनके लिए उसमें टर्मिनोलॉजी और एक यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं, आसान लफ्ज़ों में जो बता। तो अब ये काम हो गया। साथ हमने आपको पता है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट दो हैं, एक तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, दूसरा उनके साथ जो है वो ये क्लाइमेट रिलेटेड जो हमारा ट्रस्ट RST है उसके तहत वो 1.4 बिलियन की फाइनेंसिंग। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ने लेने हैं, कुछ हमने लेने हैं, और उस हर एक मेजर्स की कंप्लीशन के साथ जो है उसमें सर्टन फाइनेंसिंग जो है वो टैग्ड है। जैसे जैसे वो हम एक्शंस करेंगे वो फाइनेंसिंग जो है वो रिलीज़ होती जाएगी। तो ये बहुत सारे पॉलिसी इंटरवेंशंस जो है उस प्लेटफॉर्म की कंप्लायंस में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे गवर्नमेंट के और हमारे उससे वो एक्शंस होंगे। तो वो उस पर आप देखिएगा कि आने वाले 2 साल के अंदर क्लाइमेट रिलेटेड जो बहुत सारे एक्शंस हैं वो कंप्लीट होंगे। और उसकी एक वजह ये भी है कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हम उस फाइनेंसिंग को अगर हमने अवेल करना है तो भी हमें वो एक्शन कंप्लीट करने होंगे। रिजवान और हमजा गिलानी से ले लेते हैं, फिर वी आर बियॉन्ड द शेड्यूल टाइम। जी बस मेरे एक दो सवाल मुख्तसरन अपना सवाल बयान करें रिजवान साहब। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मार्केट आपके इस फैसले को काफ़ी गैर मुतवक्का ले रही है। वैसे तो खैर आप ताजिर बिरादरी की सजेशंस को, उनके मुतालबात को खातिर में नहीं लाते, और बड़ी खुशी हुई मुझे कि इसने स्टेट बैंक ने थोड़ी खुद मुख्तारी दिखाई, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी में ही दिखाई। IMF के सामने भी काश ऐसी खुद मुख्तारी आप लोग दिखाएं। तो मतलब ऐसी क्या एग्रीगेट डिमांड थी सिस्टम में कि आप पूरा पाकिस्तान एक तरफ था, कह रहा था कि शरह सूद कम होगी, 50 बेसिस पॉइंट तो सबको तवक्का थी कि स्टेट बैंक के पास रूम है, 7% आप रियल इंटरेस्ट रेट पे खड़े हैं। आप खुद बता रहे हैं कि शरह हमारी जो है क्या कहते हैं ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, बढ़ेगी 3.6, और आप बता रहे हैं तरसीलात ज़र भी बढ़ेंगी, हमारी 40 अरब डॉलर से क्रॉस कर जाएंगी, और ये क्रॉस करेंगी हमारी ज़राअत का शोबा भी बेहतर हो जाएगा, सब चीज़ें होंगी। तो क्यों फिर ऐसा फ़ैसला आपने किया कि आपने इसको बरकरार रखा? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो अरकान हैं उसमें से कितने अरकान इस फैसले के हक़ में थे और किसने मुखालफत की, कितनों ने मुखालफत की? आपको ये फ़ैसला, आप नहीं समझते माशी सरगर्मियों की बहाली में आप रुकावट बने आपका ये फ़ैसला? जी, और बैंकों को भी जो 22 से 11% पे आए थे और सेफ हेवन में पैसे बना रहे थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगा कर, उनको भी थोड़ी कट हुआ था और वो निजी शोबे को देना शुरू हुए थे। अब आपने उनके लिए भी, आपको बैंकों को भी सेफ किया आपने फैसला करके। देखें, पहली बात तो ये कि ये आप ने इस फैसले को जो इसके पीछे और उसका इम्पैक्ट बिजनेस कम्युनिटी पे, हम भी इसकी बहुत क्लोजली ये सब चीज़ें देखते हैं।
और हमारी कोशिश यही होती है कि बिज़नेस कम्युनिटी को जहाँ भी हम फैसिलिटेट कर सकें वो स्टेट बैंक के वो इंपोर्ट रिलेटेड आपको पता है कि 2 साल पहले जो कुछ था और जैसे रिस्ट्रिक्शंस थी और जैसे बिज़नेस कम्युनिटी सफ़र कर रही थी और उसके बाद ये सारी इम्प्रूवमेंट आई और इस वक्त रॉ मटेरियल हो, मशीनरी इंपोर्ट हो, उसकी कोई और पेमेंट्स कमर्शियल होनी हो, तो वो सब की सब जो है वो टाइम बेसिस पे जा रही हैं। और हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये भी अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो कि कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। तो जो 2023 था हमारा, उसके अंदर जो हमारा जो डिविडेंड और प्रॉफिट रिपेट्रिएशन सिर्फ $300 मिलियन था। 2024 के अंदर ये 2.2 बिलियन हुआ और 25 के अंदर भी 2.2 बिलियन हुआ। तो 7 गुना उसमें इजाफा 1 साल के अंदर हुआ और उसके नतीजे में सारी की सारी जितनी डिविडेंड पेमेंट्स हुई, मैं आपको आज कंफर्म कर रहा हूँ कि एज ऑफ 30 जून 2025 मुझे कोई बता दे कि कोई 1 ज़ीरो डिविडेंड की रिक्वेस्ट किसी बैंक के पास जो है वो आउटस्टैंडिंग 30 जून सर 30 जून नहीं वो 2023 में था सर। ये जब 22 के अंदर 21 के अंदर उससे पिछले भी अगर आप देख लें तो जो एवरेज टाइम लगता था उस वक्त भी जब हमारे बहुत उसमें जब हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था तब भी 4-5 महीने का टाइम लैग होता था। आज मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि 30 जून 2025 में कोई एक डिविडेंड की रिक्वेस्ट मुझे बता दे कोई पेंडिंग है। तो ये आपके ख्याल में कोई छोटी इंप्रूवमेंट है? तो ये बिज़नेस कम्युनिटी या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेशन नहीं है? तो अगर ये हम इसको ये अचीव कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो इंपोर्ट्स हमारी $6 बिलियन से इंक्रीज़ हो सकती है, जो पहले $53 बिलियन थी और अभी इस साल जो है $59 बिलियन की इंपोर्ट्स हुई हैं। और इसके अलावा बाकी की आपकी जो पेमेंट्स हैं सारी वो टाइमली हो रही हैं। तो ये सब फैसिलिटेशन तो है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे इकानमी ग्रो करेगी और बेहतरी हमारी आएगी तो उसके साथ साथ और चीज़ें भी बेहतर होंगी। और पिछले आप ट्रेंड देखें 2-3 साल के अंदर जो किस तरह बेहतरी आई है उसमें। जी वोटिंग का हम आपको पता है कि टाइम लैग के साथ हर दफ़ा पब्लिश करते हैं। पिछली मीटिंग का जो है पब्लिश हो गया है और ये भी इंशाल्लाह थोड़ी दिनों में हो जाएगा। शुक्रिया जी 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 थैंक यू। बस ये लास्ट सवाल है जी। एसएमई फाइनेंसिंग के हवाले से कमर्शियल बैंकों की जो कारकर्दगी है वो इतनी मुतासर कुन नहीं है। फिर होम फाइनेंसिंग के हवाले से भी बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स वो इतना ज्यादा रिलीफ नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को लोन दें, तो जब तक प्राइवेट सेक्टर को कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं देंगे तो आपके टारगेट कैसे अचीव होंगे सर? देखें ये जो एसएमई फाइनेंसिंग की आपने बात की, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर हमने एसएमई फाइनेंसिंग की एक स्कीम अनाउंस की प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल के बाद और गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद वो स्कीम अनाउंस हुई और उसमें 100 बिलियन अगले 5 साल के अंदर हमने उसको डबल करने का टारगेट रखा। जो हमारा $550 बिलियन रुपीस था उस वक्त आउटस्टैंडिंग, उसको हमने कहा कि ये 1.1 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे 5 साल के अंदर और हर साल उसमें 100 बिलियन का इजाफा होना था। ठीक है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो हमारा 30 जून 2024 को जो आउटस्टैंडिंग लेवल था जो कि 542 बिलियन था, 542 बिलियन रुपीस, उसको बढ़ के 30 जून 2025 तक 642 पे जाना था। तो 100 बिलियन का जो हमने इंक्रीज रखा हुआ था। एक्चुअली जो है इस वक्त जो 30 जून 2025 को 691 बिलियन रुपीस, तो जो 642 होना था वो 600 आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ये और मजीद बढ़ेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे फॉलो अप भी रखेंगे।